हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो हम लोग शुरू कर रहे थे आज और इस लेक्चर में सेट नंबर 3 का जो सॉल्यूशन लेके आ रहे थे यूनिवर्सिटी गेस पेपर का। हम लोग यूनिवर्सिटी गेस पेपर का एनालिटिक ज्योमेट्रिक ऑफ 2 डायमेंशनल में हम लोग सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हम 4 फार्मूला का लेक्चर भी आपको डाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वह सब फार्मूला या वह सब लेक्चर आप देख चुके होंगे। तो आइए हम लोग सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इफ 2 सर्किल्स x² प्लस y² प्लस mx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x² प्लस y² प्लस 5x प्लस my प्लस 7 इक्वल टू 0 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली देन द वैल्यू ऑफ m। मतलब दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली पर करता है तो m का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो सर्किल का इक्वेशन जो दिया गया था वह इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं से ऑर्थोगोनली जब काटता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनली होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है दोस्तों, तो उसका कंडीशन आपका हो जाता है, देखिए यहाँ से अगर कोई भी दो सर्किल अगर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर मान लो से यहाँ से x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 और यहाँ से आप g1 मान लें, यहाँ से f1 और यहाँ से c1। ठीक है, उसी तरह से एक और कोई सर्किल का इक्वेशन दिया x² प्लस का y² प्लस का 2g2x प्लस का 2f2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। दो सर्किल आपको दे दिया गया है और दोनों एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका कंडीशन क्या हो जाता है, तो उसका कंडीशन होता है 2g1g2 प्लस का 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस का c2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही आपका कंडीशन हो जाता है। तो चलिए इसी कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से g1 g2 का वैल्यू निकालते हैं, f1 m2 f2 का वैल्यू निकालते हैं और c1 c2 का वैल्यू निकालते हैं और दोनों को इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको सोल्व करके देखेंगे से m का वैल्यू क्या आ रहा था दोस्तों। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ से हम देख रहे थे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2g। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो m है। तो यहाँ से g इक्वल टू क्या आपको मिला, तो m/2 मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, तो 2f1 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो, तो 3 देख रहे हो, यानी f1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 3/2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से कांस्टेंट टर्म c1 है तो यहाँ से c1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो माइनस का 5 मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ आइएगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से 2g2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 है। तो यहाँ से आपको g2 इक्वल टू क्या मिलेगा, तो g2 इक्वल टू 5/2 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ से आते हो y का कोफिशिएंट देख रहे हो क्या है, f2 है और यहाँ क्या है y का कोफिशिएंट, तो यह m है। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, तो f2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा m/2 हो जाता दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से c2 क्या है, तो c2 यहाँ से c2 इक्वल टू यहाँ क्या दिया गया है, तो 7 दिया गया है। अब यह सब वैल्यू का हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर पुट करो तो क्या लिखो, 2g1 का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो g1 का वैल्यू है यहाँ से m/2 इंटू g2 क्या है यहाँ से, तो g2 का वैल्यू आपको है यहाँ से 5/2 है प्लस 2f1 क्या है यहाँ से, तो f1 के जगह पर यहाँ से 3/2 है और यहाँ से f2 क्या है बच्चों, तो यहाँ से f2 इक्वल टू आपको m/2 है इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 क्या है आपको, तो माइनस का 5 है और c2 क्या है आपका, तो 7 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो यह 2 से 2 को कैंसिल करोगे और यहाँ भी आप 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से, तो 5m/2 और यहाँ से क्या लिखोगे, 3m/2 लिख सकते हैं इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एलसीएम लोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो एलसीएम अगर लेते हैं तो दोनों का 4 हो जाता है एलसीएम, सॉरी दोनों का 2 का एलसीएम यहाँ से 2 हो जाता है और यहाँ क्या लिखो 5m प्लस का 3m इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ 8m इक्वल टू आप 4 लिख सकते हो। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो m का वैल्यू 1/2 मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो आंसर होगा वह m इक्वल टू क्या होगा, तो 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कहते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द 2 सर्किल्स दिस एंड दिस
मे कट वन अदर ऑर्थोगोनली। देखिए अभी ऑर्थोगोनली के लिए हम जस्ट कंडीशन देखे हैं दोस्तों। अगर कोई भी दो सर्किल अगर आपको यहाँ से दिया रहता था, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर कोई भी दो सर्किल दिया रहता था तो दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता था। कब? जब 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी अगर ऑप्शन नंबर हम चेक करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं द एंगल बिटवीन रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल इज क्या होता है दोस्तों। तो देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हुए थे क्वेश्चन नंबर यह 3 क्या है, यहाँ से कोई भी दो सर्किल है, यह मान लो से यह एक कोई सर्किल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कोई आपको एक सर्किल है, यह सर्किल से एक टेंजेंट हम लोग खींचते हैं इस तरीके से, यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं और यहाँ से भी एक हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, और यह फर्स्ट सर्किल का सेंटर है या फर्स्ट सेकंड सर्किल का सेंटर है। दोनों सेंटर को अगर मिलाते हो आप कुछ इस तरीके से अगर मिला लेते हैं दोस्तों, तो इसको अगर मान लो से यहाँ क्या है आपका, यह C1 है, यह आपका C2 है। तो रेडिकल एक्सिस जो यहाँ से जो पड़ता है वह क्या होता है, तो इस दोनों लाइन को जो सेंटर को मिलाया है या सेंटर को मिलाने से जो लाइन बना है उस पर क्या होता है, या परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही बात आपसे पूछ रहा था क्या, रेडिकल एक्सिस और दोनों सेंटर को मिलाने वाले रेखा के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसका एंगल क्या होगा यहाँ से, तो 90 डिग्री होगा, अर्थात आप कह सकते हो इसको π/2 ही होगा दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर का हम मैच करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो मैच होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कहता है द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक S1 इक्वल टू 0 एक सर्किल दे दिया और एक S2 इक्वल टू 0 दे दिया, और दोनों सर्किल का जो कहता है अब रेडिकल इक्वेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, या रेडिकल एक्सिस इक्वेशन क्या होता है, या कहें रेडिकल एक्सिस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हो, S1 माइनस का S2 इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट सर्किल में सेकंड सर्किल को घटाते हैं तो वही मेरा क्या हो जाता है, रेडिकल एक्सिस हो जाता है। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर हम मैच करेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आता हो 6 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में द रेडिकल एक्सिस ऑफ कॉन्फोकल दैट कैन ड्रोन थ्रू एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ एन इलिप्स इज क्या होगा, तो यहाँ से 2 होगा, या पिछले वाला सेट में भी क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ को एक्सियल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 और क्या होगा यहाँ से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं क्या, लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग पॉइंट जब भी हम लोग निकालते थे, यहाँ से लिमिटिंग पॉइंट निकालते थे क्या होता था लिमिटिंग पॉइंट, तो लिमिटिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाता था यहाँ से √C(0) एंड यहाँ से आपको √C(0) और यहाँ एक आपको निगेटिव, एक प्लस एक माइनस में हुआ करता था। यही क्या होता था, लिमिटिंग पॉइंट होता था। यानी दोनों को अगर मैच मिलाओगे तो यहाँ से प्लस माइनस √C(0) लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, तो लिमिटिंग पॉइंट मिल गया दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ अगर ऑप्शन को मैच करोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो फर्स्ट ही सही है, √C(0) एंड √C विथ नेगेटिव साइन, 0 है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से कहता है द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ को एक्सियल सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ g इज वेरिएबल एंड c इज कांस्टेंट होता है, या बोथ g एंड c कांस्टेंट होता है, या g इज कांस्टेंट एंड c इज वेरिएबल, या बोथ g एंड c आर वेरिएबल्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ होता है या g आपका जो है एक वेरिएबल होता है और c क्या है, तो कांस्टेंट होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ए ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट में आते हो, कहता है क्या, व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अल्फा कॉमा बीटा द न्यू एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस देन द पॉइंट x, y चेंजेज। अब यहाँ से देखिए वही बात फिर कह रहा था, या क्वेश्चन नंबर पहले भी दिया गया था दोस्तों, पिछले वाला सेट में भी दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, से यहाँ से एक आपका ओरिजिनल एक्सिस है, यहाँ x है x डैश y डैश है, और यह ओरिजिनल एक्सिस को या रेक्टेंगुलर एक्सिस को या कहें XY प्लेन को अब यहाँ से शिफ्ट किया गया है कुछ इस तरीके से, जो कि यह स्मॉल x डैश है, यहाँ स्मॉल y डैश है,
और यह जो ओरिजिन था, यह ओरिजिन को शिफ्ट किया गया कितना पे, तो अल्फा कॉमा बीटा पे दोस्तों, ठीक है। तो कहता है जो ओरिजिनल एक्सिस का कोऑर्डिनेट और न्यू एक्सिस का कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका रिलेशन हो जाता है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस का अल्फा एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस का बीटा हो जाता है, जहां एक्स डैश क्या है, तो ओरिजिनल एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और एक्स डैश क्या है, एक्स डैश और वाई डैश क्या है, तो यह आपका क्या है, तो न्यू कोऑर्डिनेट का या न्यू रेक्टेंगुलर एक्सिस का क्या है, कोऑर्डिनेट है। और अल्फा बीटा क्या है, तो वह ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है न्यू का, जो कि आपको अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन हो जाता है यही हो जाता है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते थे क्या, देखिए यहाँ से कह सकते थे क्या, यहाँ से x प्लस अल्फा कॉमा वाई प्लस बीटा ही हो जाता है, यही क्या है मेरा, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यही मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ओरिजिन द एंगल बिटवीन द एक्सिस क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ से फिर यही हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, या पिछले वाला लेक्चर में भी था, या कहीं पिछले वाला सेट में भी था दोस्तों। इसमें कहता है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना, वह रोटेट करता है एंगल अल्फा एंगल से, ठीक है। तो आपको न्यू कोऑर्डिनेट और जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन आपको दिखाना है दोस्तों। तो ये इसका रिलेशन क्या हो जाता है, तो इसका रिलेशन हो जाता है आपको x1 कॉमा थीटा कॉस थीटा माइनस y1 इंटू साइन थीटा हो जाता है, कॉमा यहाँ से हो जाता है x साइन थीटा प्लस का y1 cos थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यह फॉर्मूला में भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यही क्या हो जाता है इसका, तो आपका क्या हो जाता है, दोनों के बीच का यहाँ से रिलेशन हो जाता है, अर्थात यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मैच करोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यह सब चीज़ें हम लोग फॉर्मूला में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यही हम लोग फॉर्मूला में सीखे थे, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस अल्फा माइनस वाई डैश इंटू साइन अल्फा, और यहाँ y इक्वल टू क्या होता है, एक्स डैश साइन अल्फा प्लस वाई डैश कॉस अल्फा। बस यहाँ क्या किया है, या डैश के जगह पर x1 और यहाँ से x1 y1 ले लिया है, और यहाँ भी आपको x1 y1 ले लिया है, ठीक है। और दोनों का क्या कर रहा था, एंगल पूछ रहा था, इसलिए मैं यहाँ से x का कोऑर्डिनेट नहीं, या x का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, इसको x कॉमा वाई के फॉर्म में हम लोग वहाँ लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का जो ऑप्शन जो देख रहे हैं, तो वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कहता है इफ बाई चेंज द एक्सिस विदाउट चेंज द ओरिजिन देन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर बिकम्स a1 x1 का स्क्वायर प्लस 2h1 y1 प्लस b1 y1 स्क्वायर इज क्या हो जाता है, तो वह a1 प्लस a2 इक्वल टू b1 प्लस b2 के बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यह भी फॉर्मूला में हम लोग सीखे हुए हैं। उसी तरह से यहाँ से आते हैं, कहता है द फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2py इज क्या होगा। अब यहाँ से आप देखोगे क्या से, यह क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपको दिया गया है दोस्तों, यह आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2yp आपको दिया गया है, ठीक है, या कहें 2py दिया गया था। यह एक क्या है, तो आपको पैराबोला का इक्वेशन है, और इसमें आपसे फोकस का कोऑर्डिनेट पूछता है। क्या चीज़ का कोऑर्डिनेट पूछता है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट पूछता है। यहाँ से देखिएगा, यह जो पैराबोला जो देख रहे थे, यह आपका एक क्या है, तो राइट हैंडेड अपवर्ड पैराबोला है। क्या है, यह एक आपका अपवर्ड पैराबोला था, और यहाँ से क्या है, यह आपका एक्स एक्सिस होता था, यह आपका एक्स डैश, या आपका वाई डैश होता था, यह आपका डायरेक्ट्रिक्स होता था दोस्तों, और यहाँ कोई आपका क्या होता था, फोकस होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, यह आपका वर्टेक्स कहलाता था। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ का अगर डिस्टेंस a है, तो यहाँ का भी डिस्टेंस आपका यही हो जाता है। तो यह वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से होता है 0,0 होता है वर्टेक्स का, और यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, s इज इक्वल टू आपको हो जाता है यहाँ से 0,a हो जाता है, ठीक है। और तब इस इक्वेशन का, इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 4ay हो जाता था दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ से हो जाता था, तो हमको क्या यहाँ से आपको क्या पूछ रहा था, तो यहाँ से फोकस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, से हम मेरा तो इक्वेशन यही दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2py दिया गया है, और यहाँ हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया गया है। क्या आप जानते हो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जानते हैं। दोनों का कंपेयर करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, 4a इक्वल टू आप लिख सकते हो 2p, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो 2, और यहाँ से a का वैल्यू क्या निकालो, तो यहाँ से p बट्टा में 2 निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से p बट्टा में 2 जब निकाल सकते हो तो इसका फोकस क्या होता था, 0,a, तो यहाँ से इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से फोकस का आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है यहाँ से 0,p/2 ही इसका क्या हो जाता है, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाता है। जो कि अगर ऑप्शन नंबर अगर हम मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट में, द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 टच द पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो लाइन का इक्वेशन जो दिया गया था, लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया यहाँ से, तो LX प्लस का MY प्लस का N इक्वल टू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, और पाराबोला का इक्वेशन क्या दिया गया है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया गया था। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू mx प्लस का c रहे, और कोई पाराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू क्या रहे, 4ax रहे दोस्तों। ठीक है, तो उसका स्ट्रेट लाइन और पाराबोला को टच करता था, उसका कंडीशन क्या होता था, उसका कंडीशन हो जाता था c इज इक्वल टू क्या हो जाता, c a बटा में m हो जाता था। c इक्वल टू क्या हो जाता था, a बटा में m हो जाता था। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ से my इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का LX माइनस का n लिख सकते हो। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस का L/m x, और यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का n/m लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये कंडीशन को लगाओगे तो यहाँ से क्या होता है, c इक्वल टू, तो यहाँ से c के जगह पर क्या दिया गया है, यहाँ से कंपेयर करो c के जगह पर यहाँ से माइनस का n/m इक्वल टू क्या हो जाता था यहाँ से, तो यहाँ से होता है a क्या है आपका जो 4a है, तो यहाँ भी आपको 4a ही दिया गया था। यहाँ a आप बट्टा में क्या लिखो m के जगह पर क्या जो x का कोफिशिएंट था वही m था, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस का l बटा में m है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसका कंडीशन अगर निकालते हो तो क्या लिख सकते हो इसको, तो देखिएगा इसको आप उधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते, पहले यहाँ से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो देखिए यहाँ से कैसे लिखोगे, क्या यहाँ से n बटा में m इक्वल टू लिख सकते हो ma आप बटा में l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, इसको m स्क्वायर a इज इक्वल टू n इंटू l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देखोगे तो यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर हो जाता, कहने का मतलब कंडीशन हो जाता। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो मैच करेगा वह है am स्क्वायर इक्वल टू nl, यही आपका क्या है, तो राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और मेरा भी क्या आया है यहाँ से, तो m स्क्वायर a इंटू nl आया है दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किसी में, तो 13 में कहता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ, यह इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, तो इसके लिए कंडीशन हम लोग क्या सीखे हुए थे इलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए बच्चों, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में क्या सीखे हुए थे, देखिए कोई आपको एक कोनिक का जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन देता था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको यह एक क्या था, यह सेकेंड डिग्री का इक्वेशन था, तो यह रिप्रेजेंट करता था, पाराबोला को रिप्रेजेंट कब करता था, जब h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, इलिप्स को रिप्रेजेंट कब करता था, h स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कब करता था, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो दोस्तों। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था तो यह इलिप्स को रिप्रेजेंट कब करेगा, तो इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से, तो h स्क्वायर इज लेस देन क्या हो, ए बी हो।
अर्थात यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको आप लिख सकते हो एच, क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा यहाँ से, तो 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम क्या किए हैं, इसमें कुछ नहीं किए, बस आपको इसको इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको जब इधर शिफ्ट करो तो क्या लिखो, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यह साइन तो आपका वही होगा, यानी ग्रेटर देन था, यहाँ से ए बी में ग्रेटर देन था तो यहाँ ए बी में ग्रेटर देन हो गया। अर्थात यहाँ से ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन देखोगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में आते हो, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द कोनिक एस इक्वल टू 0 अंडर द यूजुअल नोटेशन दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या सीखे हुए हैं, देखिए यह फॉर्मूला में भी आपको हम बताए हैं, देखिए हम लोग फॉर्मूला में भी यहाँ सीखे हुए थे क्या, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 टू द कोनिक दिस इज क्या होता था, तो s इंटू s1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता था। अब यहाँ से x1 y1 दिया गया था, इसलिए यहाँ से s1 लिखे, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, x डैश y डैश दिया गया था, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या s इंटू एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों। तो इसका इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ से देखिए, एक पैराबोला का आपको इक्वेशन दिया गया था 15 में, क्या है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 4ax दिया गया है। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक अगर पैराबोला को बनाने का प्रयास करते हैं, या कोई आपका क्या है, तो एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका कोई फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से अगर इस तरीके का अगर हम कोई फिगर अगर बनाते हैं, और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, तो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स डैश, ये वाई डैश है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, जो कि यहाँ से ऑलवेज 0,0 होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो यही आपका क्या होता है, फोकस होता है, यानी यहाँ से एस इक्वल टू, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस आपको क्या मान लो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा आपका 0 हो जाता है, ठीक है। और जब a कॉमा 0 हो जाता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a था, तो a कॉमा 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस क्या होता है, तो आपका a ही होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस आपको बराबर ही होता है। बस यह वाई एक्सिस के यानी x के निगेटिव डायरेक्शन में था, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो माइनस का a लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहलाता था, और इसी का आपको इक्वेशन निकालना था। इसका इक्वेशन कैसे निकालते थे, बस यहाँ से x इज इक्वल टू या कितना दूरी पे था, तो माइनस a दूरी पे था, तो यहाँ x प्लस a इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, यही मेरा क्या है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल जाता दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन हम मैच करेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच होगा, x प्लस a इक्वल टू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 15 का एक करेक्ट है। उसी तरह से आते हो, इफ द फोकस ऑफ कोनिक सेक्शन डज नॉट lie on its directrix then the conic section will be represent a parabola। parabola रिप्रेजेंट कब करता है, जब e का वैल्यू 1 हो, क्या हो, e का वैल्यू 1 हो, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो। तो वही अगर e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो वह हाइपरबोला को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर e का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो, तो वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और e का वैल्यू अगर 0 हो, तो वह किसको रिप्रेजेंट करता होगा, तो वह सर्किल को रिप्रेजेंट करता होगा। शायद दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन यह दोनों कन्फर्म है तीनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या कहता है, सो देखिए यही चीज फिर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको यही एक पैराबोला आपको दिया गया था, जिसका इक्वेशन क्या दिया गया था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछता है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या है, तो यहाँ से फोकस का कोऑर्डिनेट यानी s इज इक्वल टू है आपको 0 है। इसके बाद में आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, यहाँ से तो ऑलवेज आपका 0 होता है, ठीक है, यानी क्या लिखोगे, यहाँ से 0,0 लिखोगे। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, यहाँ से x प्लस a इक्वल टू 0 है, और यहाँ से उसके बाद क्या कहता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
एक्सिस आपका यही है दोस्तों, क्या है आपका एक्सिस आपका यही, यानी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो y इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट यही आपका क्या है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ से आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, आंसर दिया गया था ए में क्या है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है फोकस पूछ रहा था, ए कॉमा 0 है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0 है। उसके बाद में आपको इक्वेशन पूछा था डायरेक्टली, था एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, और यहाँ से इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या है, तो y इक्वल टू 0 है। यही तो मेरा भी आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में, कहता है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाता है दोस्तों, इसका लेटेस्ट रेक्टम आपका जो यहाँ 4a देख रहे थे यही क्या है, इसका 4a ही लेटेस्ट रेक्टम होता है। यहाँ से समझ लीजिए, देखिए लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, अगर कोई भी लाइन एक्सिस से पास करता हो, ठीक है, और सॉरी कोई भी लाइन फोकस से पास करता हो और एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर एल डैश है, इसी को आप लेटेस्ट रेक्टम कहोगे, और इसका जो लेंथ होता है वह क्या हो जाता है, तो वह 4a के बराबर हो जाता है। कब, जब इक्वेशन आपको y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया, 4ax दिया गया हो, तो यानी 4a इसका क्या होगा, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, इफ ए पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स मीट्स द पाराबोला मीट्स द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द कंजुगेट इन पी एंड डी, देन वैल्यू ऑफ सी पी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज क्या हो जाता है, तो वही हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी। हाइपरबोला के लिए पूछेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इलिप्स के लिए पूछेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस 25x प्लस 26y इक्वल टू 14 रिप्रेजेंट, या किसको रिप्रेजेंट करता था, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन जो मेरा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 20 में, यही क्वेश्चन दिया गया था 12x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 26y माइनस 14 इक्वल टू 0, और पूछता था यह जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला में सीखे हुए हैं, कोई एक जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री का देता था और वह रिप्रेजेंट करता था क्या, जब पाराबोला को रिप्रेजेंट करता था जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ए बी एच का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एच का वैल्यू क्या लिखोगे सबसे पहले, तो एच का वैल्यू जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता था वही आपका एच का वैल्यू हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ से एच वाई का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से 2h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का 23 लिख सकते हैं, यानी एच इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 23 बटा में 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या था, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वही आपका ए का वैल्यू होता था। अर्थात यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से तो ए का वैल्यू आप निकालो तो यहाँ से 12 होगा। उसी तरह से बी इक्वल टू क्या होता था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, यानी क्या लिखो यहाँ से 10 लिखोगे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ से हम क्या चीज़ का निकाल चुके हैं, तो हमको चाहिए था यहाँ से एच, ए और बी का वैल्यू चाहिए था। तो चलिए अगर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से एच स्क्वायर निकालते हैं। तो एच स्क्वायर अगर निकालो, क्योंकि कंडीशन सब में आपको एच स्क्वायर और ए बी में ही रिलेशन था, तो एच स्क्वायर का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, माइनस 23 बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 23 का स्क्वायर हो जाता है, तो 529 हो जाता है। तो यहाँ से 529 बट्टा में 4 लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में क्या है यहाँ से, तो ए बी है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से ए बी अगर निकालोगे तो 10 में क्या करोगे, यहाँ से 12 से गुना करोगे तो ये आपका क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको जो है एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 529 बट्टा में 4 है, और यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से, और यहाँ से 120 है दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ से सपोज करो इसको अगर यहाँ से गुना कर लेते हैं तो 529 ग्रेटर देन 12 चौका 48 480 ही होगा, तो यह बड़ा है। अर्थात क्या है यहाँ से कंडीशन आपका एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा। तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन जब ए बी होता है तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख रहे हो यह हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो आंसर जो हो जाता है यहाँ से किसको रिप्रेजेंट करेगा, या
तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 था ना, क्वेश्चन नंबर 20 आपको हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी ही है। देखिए यहाँ भी आपको डी दिया गया था। नंबर यहाँ से चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 21 देख रहे थे। द इक्वेशन 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² माइनस 18x माइनस 101y प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता था दोस्तों, इसके बारे में यहाँ बता रहा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यह 20 जैसा ही था, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग किए थे उसी तरीके से अगर करोगे यहाँ से, तो यह इक्वेशन जो दिया गया था उसको हम लिख चुके हैं। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वही ए होता है। ए इक्वल टू क्या है, यहाँ से 9 है, और आपको बी का वैल्यू क्या हो जाता है, जो y² का कोफिशिएंट रहता है, यानी यहाँ भी 16 है, 16 दिया गया आपको बी का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ से हम अगर क्या निकालते हैं, अगर h का वैल्यू निकालते हैं तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, यानी माइनस का यहाँ से 24, तो h इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का 12 लिखोगे। तो हम लोग जानते हैं अगर h² निकालते हैं तो क्या लिखोगे, h² निकालते हैं यहाँ से 144 हो जाता, और ए बी अगर निकालेंगे तो यहाँ से 100, इसमें भी अब क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, इसमें इससे गुना करोगे ना, तो इसमें इससे अगर गुना करोगे तो यहाँ 9 में 16 से गुना करें तो 144 आ जाता। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से h² इज इक्वल टू ए बी हो जाता है। तो जब भी अगर h² इक्वल टू ए बी हो जाता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वह रिप्रेजेंट करता है आपको पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से कोई मारा हुआ है तो यह गलत है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता था पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पाराबोला y² इक्वल टू 4ax क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है आपको x इज इक्वल टू 2at, y इक्वल टू at² नहीं होता है, यहाँ x इज इक्वल टू at² कॉमा y इज इक्वल टू 2at, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच द पाराबोला y² इक्वल टू 4ax, या पिछले वाला क्वेश्चन में भी था दोस्तों। तो इसका कंडीशन क्या हो जाता है, c इज इक्वल टू a बाई m हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाता है। उसी तरह से कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पाराबोला इज 3 होता है दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो सी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से कहते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पाराबोला इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो देखिए आपको जो यहाँ से क्या हो जाता है वह डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या हो जाता है, तो x प्लस ए इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से सॉरी क्या कह रहा था यहाँ से, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पाराबोला y² इक्वल टू 4ax इक्वल टू क्या होगा, तो उसका जो इक्वेशन हो जाता है दोस्तों, लोकस ऑफ का इक्वेशन हो जाता है यहाँ से क्या हो जाता है, वह x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखोगे राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ द पॉइंट x1, y1 विथ रेस्पेक्ट टू द पाराबोला y² इक्वल टू 4ax दोस्तों। अब फिर वही वाला बात था, क्या हम लोग यह क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। क्या कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ से y² इज इक्वल टू क्या दिया गया, 4ax दिया गया, और आपको कहता है एट x1, y1 पे हमको क्या निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ पोलर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या आपको कहे थे यहाँ से रिप्लेस करने के लिए कहे थे, क्या चीज़ को रिप्लेस करने के लिए कहे थे, यह बार बार चीज़ आपको बता रहे थे। y² को रिप्रेजेंट करना था y1 से, x² को रिप्लेस करना था x1 से, x को रिप्रेजेंट करना था आपको रिप्लेस करना था x प्लस x1 बट्टा में 2 से, और उसी तरह से y को क्या चीज़ से रिप्लेस करना था, y प्लस y1 बट्टा में 2 से। तो यहाँ से अगर y² को रिप्लेस करोगे क्या, तो y1 इक्वल टू 4a इंटू एक्स को क्या चीज़ से रिप्लेस करोगे यहाँ से, x प्लस x1 बट्टा में 2 से। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या लिखो यहाँ से 2a इंटू एक्स प्लस का x1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो y1 हो जाता है। यही मेरा क्या है, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, यानी यही मेरा आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में भी ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर आपको दे रखा है y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, यानी यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर था दोस्तों। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहता है द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, इसका भी हम लोग फॉर्मूला क्या सीखेंगे दोस्तों, तो y इक्वल टू 2a बट्टा में m होता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होता था, बी ही करेक्ट होता था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 में आते हो द इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विल बी सर्किल
यह सर्किल कब होगा, जब यहाँ से x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों क्या हो तो इक्वल हो जाए, ठीक है, तब यह सर्किल को रिप्रेजेंट करे। यानी a इक्वल टू क्या होता है b हो, तो a इक्वल टू b होगा तब ना सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। उसी तरह से कहता था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यानी ऑप्शन यहाँ से मैच करोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 में। तो कहता है द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द इलिप्स, इलिप्स को टच करता है तो उसका कंडीशन क्या हो जाता है, तो उसका कंडीशन हो जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर यह आपका क्या इलिप्स रहता है तो यहाँ से प्लस हो जाता है। अगर यही सेम चीज अगर हाइपरबोला रहता है तो क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इलिप्स दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर यही आपको यहाँ हाइपरबोला अगर दिया रहता था, हाइपरबोला दिया रहता तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर क्या होता है। तो इसको आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ता है, इसको पैरामीट्रिक में, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाई इक्वल टू वाई इक्वल टू बी साइन फाई पुट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से आते हो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से कहता है इफ द लोकस ऑफ कोनिक सेक्शन डज नॉट लाई ऑन इट्स डायरेक्ट्रिक्स देन द कोनिक सेक्शन विल बी हाइपरबोला। जब हाइपरबोला होता है तो ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे यहाँ यही आपका सही हो जाता है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 में ये द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 में इफ द फोकस ऑफ ए कोनिक डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन द कोनिक सेक्शन विल बी एन इलिप्स। तो इलिप्स का क्या हो जाता है, यहाँ ई लेस देन 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, ई का वैल्यू जो है 1 से छोटा हो जाता है। अर्थात यहाँ से अगर यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है। ई का वैल्यू क्या है, तो 1 से छोटा होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फिर वही बात रिपीट कर रहा था, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है करेक्ट हो जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हो 37 में, कहता है इन केस ऑफ इलिप्स विच वन ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब देखिएगा हम लोग जब इलिप्स की बात करते थे तो इलिप्स में क्या होता था, ई ए और बी में रिलेशन होता था दोस्तों। क्या रिलेशन हम लोग जानते थे यहाँ से, तो रिलेशन हम लोग जानते थे, यह क्या है आपका क्वेश्चन नंबर था आपको 37, ठीक है। क्या होता था रिलेशन यहाँ से, तब अगर कोई इलिप्स का इक्वेशन देता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से रिलेशन हम जानते थे क्या होता था यहाँ से, तो आपको बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर होता था दोस्तों। यह किसके लिए होता था, यह इलिप्स के लिए होता था दोस्तों, ठीक है। यानी यही मेरा क्या है, तो राइट आंसर हो जाता। अगर यही चीज अगर आपको हाइपरबोला के लिए दे देता है तो क्या हाइपरबोला के लिए क्या हो जाता है यहाँ से, तो हाइपरबोला के लिए रिलेशन हो जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1। यह किसके लिए हो जाता है, तो आपको हाइपरबोला के लिए हो जाता है, ठीक है। और यह आपका किसके लिए है, तो इलिप्स के लिए रिलेशन था। तो हमसे यहाँ से इलिप्स के लिए ही आपसे पूछ रहा था, तो इलिप्स के लिए यहाँ से क्या देखोगे, तो यहाँ से जो देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे यहाँ से बी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, द कंडीशन फॉर 2 डायमीटर्स y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू m1 x ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टू बी कंजुगेट डायमीटर्स इज क्या होता है। देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी सीखे हुए हैं। देखिए यही आपको क्या कहता है, 2 डायमीटर से y इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू m1 x ऑफ ए इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंजुगेट डायमीटर्स। कब m इंटू m1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या है, तो m1 इंटू m1 इंटू
m इंटू m1 इज इक्वल टू क्या है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो 39 में, कहता है द डिफरेंस ऑफ ए इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स इज ए राइट एंगल होता है दोस्तों, ठीक है। राइट एंगल कहने का होता है 90 डिग्री होता है, यानी π/2 इसका क्या है, तो π/2 इसका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 40 में द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है, या पहले वाला भी क्वेश्चन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही इसका क्या है, राइट आंसर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से कहता है द टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स फॉर्म पैरेललोग्राम का वह शेप लेता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, इन केस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विच वन ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अभी जस्ट हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर आपको क्या था, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 37 और क्वेश्चन नंबर आपको 43, इसमें आपको इलिप्स के लिए दिया गया था और यहाँ ये क्या दिया गया था, तो आपको हाइपरबोला के लिए दिया गया था। क्या रिलेशन आप सही होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस का 1 ही इसका क्या होता है, सही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में, कहता है द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हो क्वेश्चन नंबर 44 में, कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी डायरेक्शन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यार इसको हम लोग सोल्व करते हैं। बच्चों हम लोग यहाँ से क्या कर लिए हैं, एक हाइपरबोला बना चुके हैं जो कि इस तरीके से कुछ डायग्राम था उसका। इसमें आपको क्या है, तो यह आपका क्या हो जाता था, यह ए और बी जो है आपका क्या है, तो यह आपका वर्टेक्स है। ओ क्या है आपका, तो आपका एक सर्किल ओ आपका क्या है, तो यहाँ से सेंटर है। या F2 एंड F1 क्या है, तो यह आपका क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बहुत सारा सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है -a,0 और यहाँ से a,0 है। उसी तरह से फोकी का कोऑर्डिनेट -c1,0 है और यहाँ से c,0 है। उसी तरह से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन 2 है, लेंथ ऑफ कंजुगेट सेक्शन 2b है। इसेंट्रिसिटी क्या है, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यह है, इक्वेशन यह बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 44 में कहता था, क्या कहता था, यही आपको एक हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दे दिया गया है और हाइपरबोला का जो इक्वेशन दिया गया है तो इसमें पूछता है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाता था, यहाँ से तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो होता था वह क्या होता था, 0,0 होता था, ठीक है, यानी 0,0 हो जाता। उसी तरह से यहाँ से 2 में आपसे पूछता था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से, तो यही आपका क्या है, ए और बी यहाँ से वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या लिखे हैं, तो यहाँ से लिखे हैं +-a,0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से यहाँ से आप क्या पूछ रहा था, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। फोकी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से, तो यानी फोकी का कोऑर्डिनेट आपको है +-c,0 है, ठीक है। उसी तरह से आपको चौथा में क्या पूछ रहा है, तो चौथा में आपसे पूछ रहा था क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता था, देखिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू E बाई +-a/e, यानी यहाँ से अगर x इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से +-a बटा में e क्या होगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यही सेम चीज़ था क्वेश्चन नंबर 45 में भी, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR इक्वल टू क्या हो जाता था, LLR इज इक्वल टू आपको हो जाता था 2b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर। यही इसका क्या होता था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता था। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर का मैच करो तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या मैच होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका वो सेट नंबर 4 शुरू हो रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक किए हैं और सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।